स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ेंगे आज चाइल्ड साइकेट्री, ठीक है। तो इसमें देखो, पहले हमारे पास आता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD या फिर हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। इसको और क्या कहते हैं, मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन। इट इज़ अ कॉमन न्यूरोसाइकेट्रिक कॉज, ठीक है, ऑफ चाइल्डहुड, जो क्या होता है बॉयज़ में ज़्यादा प्रेवलेंट होता है। फर्स्ट वी हैव, इसके कुछ फीचर्स होते हैं दो। इन अटेंशन, मतलब जो चाइल्ड है उसको डिफ़िकल्टी होगी अटेंड करने के लिए डिटेल्स को, एंड ही विल मेक फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स इन द स्कूल, ठीक है। अब वो उसका इन अटेंशन होगा, जो पढ़ाई की बात है उस पर वो ध्यान नहीं देगा, वो बाकी हर चीज़ पर ध्यान देगा। सो चाइल्ड इज़ ईजिली डिस्ट्रैक्टेबल, तो वो एक टास्क से दूसरे टास्क पे जंप कर जाते हैं जब भी वो बोर हो जाते हैं, लूज़ कर लेता है अपना इंटरेस्ट। देन वी हैव हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी, ठीक है। अगर कोई चाइल्ड है वो हाइपर एक्टिव है, वो रेस्टलेस है, और जो टीचर है कंप्लेन करती रहती है कि आपका बच्चा यहाँ घूमता रहता है, बहुत बातें करता है, तो उसे स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। इम्पल्स भी है, मतलब कि चाइल्ड इम्पल्सिव फील करता है कि आंसर बताना है, ये बोलना है, वो बोलना है, तो blurts out answer before question has been completed. He also has difficulty for turning for his turn, and often interrupts other conversations. Along with core symptoms of inattention and hyperactivity, child with ADHD have show destructive and aggressive behavior, are irritable, ठीक है। तो जो कोर सिम्टम्स हैं, वो कोर सिम्टम्स क्या है? कोर सिम्टम्स है, एक तो इनअटेंशन कि वो ध्यान नहीं दे पा रहा है, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी, ठीक है, उसमें बहुत एनर्जी, वो यहाँ वहाँ घूम रहा है, बातें करे जा रहा है, सबको डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। और इनमें कभी कभार डिस्ट्रक्टिव एंड एग्रेसिव बिहेवियर भी हो सकता है। अब हम आते हैं कि इसमें अगर हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें सॉफ्ट न्यूरोलॉजिकल साइंस मिलते हैं। ये कौन से साइंस होते हैं? साइंस जो सच एज क्या होते हैं, डिफ़िकल्टी इन कॉपिंग एज अप्रोप्रिएट फिगर्स। अगर 2 साल का बच्चा, मैं उसको बोलूँ कि सर्कल बनाओ, 3 साल का बच्चा है, मैंने उसको बोला ट्राइंगल बनाओ, तो वो बना पाएगा, नॉर्मल होगा तो। पर अगर ADHD का बच्चा है तो वो ये नहीं बना पाएगा, है ना, तो एज अप्रोप्रिएट फिगर्स नहीं बना पाएगा वो। डिफ़िकल्टी इन परफॉर्मिंग रैपिड एंड ऑल्टरनेटिंग मूवमेंट्स, ये नहीं कर पाएगा। एंड डिफ़िकल्टी इन राइट एंड लेफ्ट डिस्क्रिमिनेशन, तो इसमें सॉफ्ट न्यूरोलॉजिकल साइंस भी दिखते हैं। प्रीडोमिनेंट फीचर्स के बेसिस पे हमने इसको 3 में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज कंबाइन, सेकंड इज प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव, एंड थर्ड इज प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव प्रेजेंटेशन, ठीक है। सो 50% जो बच्चे होते हैं उनमें तो रिमिशन हो जाता है, ख़त्म हो जाती है डिजीज़ प्यूबर्टी तक, ठीक है। पर अगर ये परसिस्ट करती है तो ऐसे बच्चों को सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स, पर्टिकुलरली अल्कोहलिज्म एंड एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होने के चांसेस हैं। और क्योंकि ही इज़ यूजिंग सब्सटेंस, ही कैन ऑल्सो हैव मूड डिसऑर्डर्स, ठीक है। सो पहले क्राइटेरिया 7 ईयर्स का था, अब 12 ईयर्स से पहले किसी भी बच्चे को अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो उसको हम ADHD कंसिडर करते हैं, ठीक है। ADHD इज़ अ सीरियस मेडिकल इलनेस, ठीक है, और इसको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। इसमें हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, CNS स्टिमुलेंट्स देंगे, और ये हमारे क्या होंगे, फर्स्ट लाइन ड्रग्स होंगे। तो इसमें हम क्या दे सकते हैं, मिथाइलफेनिडेट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। डेक्समिथाइलफेनिडेट भी हम दे सकते हैं, ठीक है। डेक्स्ट्रोएम्फेटामीन एंड एम्फेटामीन सॉल्ट का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। मोडाफिनिल भी हमने पिछली बार पढ़ा था, ये भी दे सकते हैं, पर इतना कुछ सक्सेसफुल नहीं है ये ट्रीटमेंट। फिर नॉन स्टिमुलेंट मेडिकेशंस देते हैं जब स्टिमुलेंट्स इफेक्टिव ना हो या फिर कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो, तो इसमें हम क्या देंगे, नॉन स्टिमुलेंट मेडिकेशंस जैसे कि अटोमोक्सिटिन, ये क्या है, नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, क्लोनिडिन दे सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम मेडिकेशन, हमारा मेडिकेशन ही है मेन स्टे, पर हम इसमें साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन कर सकते हैं, साइकोसोशल इंटरवेंशन कर सकते हैं, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, psycho education for parents, behavioral therapy, cognitive behavior therapy are also effective. Then we have pervasive developmental disorder, पर इसका नया नाम क्या है, autism spectrum diseases। तो ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, ऑटिज्म, ठीक है, न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होते हैं बेसिकली। तो इसमें क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगी न्यूरो बिहेवियरल, उसके बिहेवियर में चेंज आएगा, तो ही वोंट बी एबल टू सोशली इंटरैक्ट, ही वोंट बी एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली, एंड ही विल हैव रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर्स, ठीक है। फर्स्ट इज ऑटिज्म,
चाइल्डहुड ऑटिज्म, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, ठीक है, ये भी न्यूरो बिहेवियरल है, इसमें स्ट्रॉन्ग जेनेटिक बेसिस है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, और ये 3 ईयर से पहले प्रेजेंट कर जाता है। क्रोमोसोम्स कौन से होंगे? 7, 2, 4, 15 एंड 19, ठीक है। देन वी हैव फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ठीक है, मतलब किससे एसोसिएटेड है? जो ऑटिज्म है वो मोस्ट कॉमनली किससे एसोसिएटेड है? फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ट्यूबरकुलोसिस, कंजेनाइटल रूबेला, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ऑल्सो 30% ऑफ पेशेंट्स में जो बच्चे हैं उनको कोमोर्बिड मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, ठीक है। अब मेंटल रिटार्डेशन हम टर्म यूज़ नहीं करते, हम टर्म यूज़ करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन इज ड्रॉप टर्म, ठीक है। 30% जो बच्चे होंगे उनको माइल्ड टू मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन होगा, पर जो 50 जो मेजर चंक है, आधे से ज़्यादा बच्चों को क्या होगा? सीवियर या फिर प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन होगा, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है इसमें? ये उन बच्चों में भी कॉमन होता है जिनको बर्थ एस्फिक्सिया हो जाता है। देन वी कम टू द इम्पेयरमेंट ऑफ सोशल इंटरैक्शन, ठीक है। इम्पेयरमेंट इन सोशल इंटरैक्शन, द पेशेंट विद ऑटिज्म हैव इम्प्लांटेड रेसिप्रोकल सोशल स्किल्स, ठीक है। तो क्या होगा कि उनके पास सोशल स्किल्स अच्छे नहीं होंगे, और क्या होगा? जो एज ए फ्रेंड दे हैव पुअर आई कॉन्टैक्ट, जनरली आई कॉन्टैक्ट होता है, स्माइल होती है, सोशल स्माइल होती है, जो उसका डेवलपमेंटल माइलस्टोन है वो नहीं अचीव होगा। पुअर आई कॉन्टैक्ट रहेगा, लैक ऑफ सोशल स्माइल रहेगी, एंड ही विल ऑलवेज बी इन एंटीसिपेटरी पोजीशन। एंटीसिपेटरी पोजीशन मतलब उसको लग रहा है कि उसको उठाएगा भी, मतलब गोदी में। They may be poor attachments, they have poor attachment to their parents and other important persons and may even not acknowledge their presence, ठीक है। अगर देखो तो ये हुआ कि अगर पापा घर में आए, मम्मी घर पे आए, तो उनको ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, पर इनको सबसे ज़्यादा फ़र्क किससे पड़ेगा? जब भी उनका रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई अभी मतलब कि कोई रोज़ सुबह उठ के चाय पीता है, अगर उसको चाय ना दो कितना क्रिंजी सा हो जाता है ना कि भाई क्यों नहीं मिली है। वैसे ही सेम इन बच्चों में होगा कि इन बच्चों का अगर रूम का फर्नीचर चेंज कर दो या फिर कुछ भी कर दो तो डिस्टर्ब हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड दे शो एक्सेसिव रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक्सेसिव रिएक्शन है। व्हेन दे ग्रो अप दे हैव डिफिकल्टी इन मेकिंग फ्रेंड्स एंड गेटिंग इनटू अ रोमांटिक रिलेशनशिप, ठीक है, बिकॉज ये बहुत ही एंटी सोशल मतलब इन द सेंस इनमें सोशल स्किल्स की लैक होता है, एंटी सोशल नहीं, सोशल स्किल्स का लैग होता है। इम्पेयरमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज, दीज चिल्ड्रन हैव यूजुअली सिग्निफिकेंट डिले इन लैंग्वेज माइलस्टोन्स, ठीक है। मोटर माइलस्टोन्स तो वो अचीव कर लेंगे, पर कहाँ पे डिफिकल्टी आएगी? लैंग्वेज माइलस्टोन्स में, ठीक है। सो दे कैन ऑल्सो डेवलप अबनॉर्मल लैंग्वेज सच एज डिफिकल्टी इन मेकिंग सेंटेंस, आर्टिकुलेशन डिफिकल्टीज, सेंटेंस से बनाएगा मी यू टी ड्रिंक, आई वॉन्ट टू ड्रिंक टी विद यू, तो मतलब कि आर्टिकुलेशन में डिफिकल्टी आएगी। और प्रोनाउन रिवर्सल हो जाएगा, ही विल यूज़ मी इंस्टेड ऑफ यू, ही के बदले शी, ठीक है। सो रिस्ट्रिक्टिव, रिपीटेटिव एंड स्टीरियोटाइप बिहेवियर भी इनमें मिलता है। सो ये बच्चे कैसे होते हैं? दे टेंड टू रिपीट रेपिटेटिव एंड बोरिंग थिंग्स, ठीक है। स्टीरियोटाइप बिहेवियर होते हैं, जैसे हैंड रिंगिंग हो गई, स्पिनिंग हो गया, बैंगिंग हो गई, ठीक है। सो दीज चिल्ड्रन आर वेरी रेजिस्टेंट टू चेंज, अगर उनका रूटीन ख़राब हो जाता है तो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। एंड रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर क्यों है? रिपीट क्यों कर रहे हैं ये और ये बार बार स्टीरियोटाइप बिहेवियर क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि बोला जाता है कि इनमें लैक ऑफ इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी है, ठीक है। पर हम आगे पढ़ेंगे कुछ बच्चे गिफ्टेड होते हैं इनमें से। अपार्ट फ्रॉम दीज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स? इम्पेयरमेंट इन सोशल इंटरैक्शन, इम्पेयरमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज, एंड रिस्ट्रिक्टिव, रेपिटेटिव एंड स्टीरियोटाइप बिहेवियर। अपार्ट फ्रॉम these 3 कैरेक्टरिस्टिक, abnormal responses to the stimuli भी शो करते हैं। They have high threshold for pain. They may have high threshold of pain and may shows intense interest in some sounds. For example, घड़ी की आवाज़ होती है तो उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं बच्चे, तो इनको पर्टिकुलर साउंड अच्छी लगने लगती है। एंड मे देन इग्नोर दी अदर साउंड्स, ठीक है। अब इन बच्चों में कभी कभार सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर भी दिखता है, जैसे हमने पढ़ा ना, हेड बैंगिंग, बाइटिंग, स्क्रैचिंग, ठीक है। फिर एसोसिएटेड फिजिकल अनॉमलीज हो सकती है, छोटी छोटी सी हो सकती है, जैसे कि ईयर मैल फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अबनॉर्मल डर्मेटोग्लाइफिक्स हो गया, मतलब कि फिंगरप्रिंट्स थोड़े अबनॉर्मल से हैं, ठीक है। सो ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद ऑटिज्म हैव लेट
डेवलपमेंट ऑफ हैंडेडनेस, हैंड्स प्रॉब्लम होती है यूज़ करने में, लेफ्ट और राइट यूज़ करने में, लेटरलाइजेशन, मतलब कि क्लियर कट नहीं पता कि वो लेफ्ट हैंड ही है कि राइट हैंड ही है, सो दे मे अपीयर एम्बी डेक्स्ट्रस। देन वी हैव प्रिकॉशियस स्किल्स और आइलेट्स ऑफ प्रिकोसिटी, ठीक है। तो क्या होता है कि मैंने कहा था ना कि बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं, तो कुछ बच्चों में क्या होता है कि कुछ स्पेशल स्किल्स होता है जो दूसरे लोगों से थोड़ा हाई होता है, जैसे हाइपरलेक्सिया, एबिलिटी टू रीड वेरी वेल, एक्सट्रीमली गुड रॉट मेमोरी, कैलकुलेटिंग एबिलिटी, ठीक है। अ फ्रॉडुलेंट रिसर्च पेपर वॉज पब्लिश्ड, अच्छा ये क्वेश्चन है, उन्होंने कहा था कि MMR से शायद ऑटिज्म हो जाता है, पर ऐसा सच नहीं है। दिस इज ऑल्सो एन MCQ, MMR से कभी भी ऑटिज्म नहीं होता है, बस इतना याद रखना है। ट्रीटमेंट की बात करें तो इनको स्पेशल स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम टीचिंग चाहिए, बिहेवियरल थेरेपी करनी पड़ेगी, पेरेंट्स को काउंसिल करना पड़ेगा, मेडिकेशन लिमिटेड रोल होता है, ठीक है। हम क्या दे सकते हैं, एंटीसाइकोटिक्स में रेस्पेरिडोन एंड एप्रीप्राजोल टू रिड्यूस एग्रेशन एंड सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर, में देखा ना कि इंजरी कर लेते हैं। देन वी हैव रेट्स डिसऑर्डर, रेट सिंड्रोम क्या होता है, ये एक्सक्लूसिवली फीमेल्स में ही होता है, ठीक है, मेल्स में भी हो सकता है, बड़ी लेट प्रेजेंट करेगा मेल्स में, एक्सक्लूसिवली ये फीमेल्स में होता है, कभी कभार मेल्स में, मतलब ऐसे केसेस आए हैं पर हम श्योर नहीं है, तो एक्सक्लूसिवली फीमेल्स के लिए होता है। 5 महीने तक बच्चा है ना वो नॉर्मली डेवलप करेगा, उसकी नॉर्मल ग्रोथ होगी, नॉर्मल डेवलपमेंट होगा, पर 5 महीने से 2 साल तक जो बच्चा है ये जितने भी स्किल्स इसने अक्वायर किए हैं वो सारी की सारी ये खो देगा। फॉर एग्जाम्पल पेन पकड़ना, पेन चलाना, ये सब ये खो देगा। एंड देयर इज लॉस ऑफ एक्वायर्ड स्पीच, ठीक है। इसमें और क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि जब भी हम उनका हेड सर्कमफ्रेंस लेंगे तो जनरली वो छोटा आएगा पिछली बार से, मतलब कि जो उसका हेड है वो श्रिंक कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। एंड द चाइल्ड ग्रेजुअली डेवलप स्टीरियोटाइप हैंड मूवमेंट्स लाइक रिंगिंग, लिकिंग, बाइटिंग ऑफ फिंगर नेल्स, लैंग्वेज इम्पेयर हो जाएगी, ठीक है। एंड देयर इज ऑल्सो लॉस ऑफ सोशल इंटरेक्शन। दीज चिल्ड्रन ऑल्सो डेवलप poorly coordinated gait, चलने में दिक्कत रहेगी। Along with these symptoms, 75% of the children have seizures. The disorder is usually progressive and treatment is symptomatic. Childhood disintegrative disorder या फिर हेलर्स, ठीक है। अब इसमें भी सेम होगा कि वो 2 साल तक, पर इसमें टाइम चेंज हो जाएगा कि 2 साल तक उसकी नॉर्मल डेवलपमेंट थी, 2 से 10 साल के बीच में जहाँ वो 5 महीने से 2 साल में हो रहा था, अब यहाँ पे 2 से 10 साल के बीच में वो सारे के सारे एक्वायर्ड मोटर स्किल्स, सोशल मोटर स्किल, लैंग्वेज मोटर स्किल्स, ब्लैडर बाउल कंट्रोल लूज कर देगा, ठीक है। तो जो बच्चा है वो 3 कोर सिम्टम्स जो हमने बताए, इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन, इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन एंड रेपिटेटिव स्टीरियोटाइप बिहेवियर, ऑटिज्म में जो हमने पढ़े वही इनमें भी होंगे, ठीक है। The course is usually progressive, though some people may show improvement. Treatment is asymptomatic, मतलब इसको ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो पहले क्या होता है कि ऑटिज्म, रेट सिंड्रोम, एस्पर्जर्स सब एक साथ मतलब कि एज अ डिफरेंट डिजीजेस काउंट करते थे। अब जो नया ये आया है DSM-5, इन्होंने क्या किया है कि इन तीनों को, ठीक है, सेम डिजीज़ बोला है, मतलब कि सारी एक ही डिजीज़ है पर इनकी सिवियरिटी अलग है। ऑटिज्म ज़्यादा सीवियर है, रेड उससे कम सीवियर है, एस्पर्जर्स ऐसे करके उन्होंने सीवियरिटी बताई है, ठीक है। पहले क्या होता था, कोर क्राइटेरियन में हमने अभी तक पढ़ा कि सोशल इंटरैक्शन, लैंग्वेज एंड रिपीटेटिव रिस्ट्रिक्टिव मूवमेंट्स होता है, पर DSM-5 के अकॉर्डिंगली लैंग्वेज को रिमूव कर दिया गया, जो लैंग्वेज वाला एरिया था वो रिमूव हो गया, ठीक है। फिर हम आते हैं एस्पर्जर सिंड्रोम। इसमें क्या होगी, इम्पेयरमेंट हो जाएगी सोशल इंटरैक्शन की, रिस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव स्टीरियोटाइप, इसमें लैंग्वेज की बात ही की नहीं है, तो नो लैंग्वेज डिले होगा एंड ट्रीटमेंट इज यूजुअली सपोर्टिव। देन वी हैव कंडक्ट डिसऑर्डर और ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। ऑपोजिशनल मतलब किसी को अपोज करना, किसी के विरुद्ध काम करना, ठीक है। तो फर्स्ट वी हैव कंडक्शन डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि रेपिटेटिव एंड परसिस्टेंट पैटर्न होता है where there is disregard for others rights of others, ठीक है। मतलब बहुत ही एक्सट्रीम होता है इसमें, जो बच्चा तो बहुत ही अग्रेसिव होता है, डिसोशल बिहेवियर होता है, सो ही विल बी बुलिंग, ही विल बी क्रूअल टू एनिमल्स, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर देगा, स्टीलिंग करेगा, सेटिंग फायर, आग लगा देगा हर जगह, रिपीटेटेड लाइंग, रनिंग अवे फ्रॉम होम, ठीक है। डिफाइंस, जो उसके मम्मी पापा है उनकी बात नहीं सुनेगा, टीचर की बात नहीं सुनेगा, बहुत ही डिसोबीडियंट बच्चा होगा, ठीक है। दे कैन ऑल्सो हैव फिजिकल एग्रीगेशन,
सच एज रिलेशन एग्रीगेशन, मतलब रिलेशन अग्रेशन इन सोशल रिलेशनशिप्स, ठीक है, दोनों रिलेशन, फिजिकल एग्रेशन भी होगा इनमें और रिलेशनल एग्रीगेशन भी होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल बहन है तो उससे ज़्यादा लड़ाई होगी इन कंपैरिजन टू बाहर का कोई इंसान है, ठीक है। गर्ल्स में ज़्यादा रिलेशनल एग्रेशन होता है, ठीक है। कंडक्ट डिसऑर्डर क्यों होता है जनरली, क्योंकि फैमिली का अनसेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप है या फिर वो फेलियर है स्कूल पे, ठीक है। दीज चिल्ड्रेन लेटर ऑन डेवलप एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि MCQ भी है कि लो रेस्टिंग हार्ट रेट होती है, इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट विद द प्रिडिक्टर ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर एंड क्रॉनिक अग्रेशन, ठीक है। तो इन लोगों में एग्रेशन के साथ लो रेस्टिंग हार्ट रेट होती है। देन वी हैव ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, ये कंडक्ट डिसऑर्डर ही है पर उसका लेस सीवियर फॉर्म है, ठीक है। इट इज़ परसिस्टेंटली नेगेटिविस्टिक एंड डिफाइंड बिहेवियर, मतलब अडल्ट से आर्ग्यू करना, अडल्ट की बात नहीं मानना, गुस्सा खो देना, मतलब अपना आपा खो देना, गुस्सा करना, डेलिब्रेटली बड़े लोगों को तंग करना, ठीक है। पर इसमें सीरियस वायलेशंस लाइक थेफ्ट, फायर, सेटिंग, डिस्ट्रक्शन ये सब नहीं आते हैं, ठीक है। द मैनेजमेंट इज बोथ फैमिली इंटरवेंशन, फैमिली को समझाना पड़ेगा क्योंकि फैमिली इज द कॉज, मतलब कि अनहेल्दी फैमिली रिलेशनशिप्स, एंड बिहेवियरल थेरेपी करना पड़ेगा, ओके। देन वी हैव लर्निंग डिसऑर्डर्स, ठीक है, या फिर हम इनको कहते हैं स्पेसिफिक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स ऑफ स्कोलास्टिक स्किल्स, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट होगा स्कोलास्टिक स्किल्स का, ठीक है। तो स्कोलास्टिक स्किल्स क्या हो गए, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है। एंड दीज आर आउट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, मतलब उस बच्चे का अगर बहुत ही अच्छा खासा IQ है, फॉर एग्जांपल 100 है, उसके बावजूद भी वो पढ़ने में उसको दिक्कत हो रही है, तब हम कहते हैं कि उसको ये सिंड्रोम है, ठीक है। तो इवन दो दे हैव नॉर्मल IQ, हमने डिस्कस कर लिया। फर्स्ट इज स्पेसिफिक रीडिंग डिसऑर्डर, ऐसा बच्चा जो होगा ही कैन रीड, मतलब कि वो सारे इसका जो रीडिंग है वो इम्पेयर्ड होगा, मतलब वो लिख लेगा, ठीक है, बोल लेगा, पर उसको रीडिंग करने में डिफ़िकल्टी आएगी, एंड इसमें रीडिंग सिग्निफिकेंटली क्या है, इम्पेयर्ड है, एंड ही मेक एरर्स वाइल रीडिंग, ठीक है, विद हैव स्लो स्पीड एंड हैव डिफिकल्टी इन कॉम्प्रीहेंसिंग, समझने में उसको दिक्कत आएगी, तो बोल लेगा, लिख लेगा, पर उसको पढ़ने में दिक्कत आएगी। देन इज डिसऑर्डर ऑफ रिटन एक्सप्रेशन या फिर स्पेसिफिक स्पेलिंग डिसऑर्डर, इसमें क्या होगा, बच्चे को स्पेलिंग्स में दिक्कत होगी, ग्रामर में दिक्कत होगी, पंक्चुएशन में उसकी पुअर हैंडराइटिंग भी होगी। देन वी हैव स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स ऑफ अरिथमेटिक स्किल्स, मैथ्स में वो इम्पेयर्ड होगा। मिक्स डिसऑर्डर, मतलब जो भी हमने सारे के सारे ऊपर पढ़े, रीडिंग, राइटिंग एंड मैथ्स, इन सब में मिक्स, जब सब साथ में जाए तो उसको मिक्स्ड डिसऑर्डर ऑफ स्कोलास्टिक स्किल्स कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन्ड सिम्टम्स, द चाइल्ड मे हैव एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स इन अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी एंड इमोशनल डिस्टर्बेंसेस। देन वी हैव मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन का नया नाम क्या है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शन एंड अडेप्टिव स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू लिव अ सक्सेसफुल लाइफ, उसको कहते हैं मेंटल रिटार्डेशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, IQ से करते हैं इसको, मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन से इसको मेजर करते हैं। सो मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू जो क्रोनोलॉजिकल एज की होती है वो होती है 15, ठीक है, चाहे वो कितना है, फॉर एग्जाम्पल मैं 22 साल की, अगर मैं भी अपना IQ कराऊंगी तो माई क्रोनोलॉजिकल एज विल ऑल्सो बी 15, ठीक है। और हम मेंटल रिटार्डेशन कब करते हैं, जो 70 से कम होता है, ठीक है, IQ 70 से कम होता है। सो वी हैव नॉर्मल, बॉर्डर लाइन, माइल्ड में क्या है 70 से कम, फिर हैव मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड है 20 से भी कम, ओके। अब आप देख सकते हैं इसमें टेबल दे रखी है, तो जो माइल्ड MMR है वो उनको एडिकेट कर सकते हैं, वो अपनी इंडिपेंडेंट लिविंग कर लेंगे। मॉडरेट MR, ठीक है, इसमें क्या होगा कि उनको ट्रेन करना पड़ेगा, उनको थोड़ा सपोर्ट देना पड़ेगा स्टार्टिंग ईयर्स में, पर फिर भी वो बाद में अपनी जॉब कर लेंगे। सीवियर MR, ठीक है, ये होते हैं डिपेंडेंट अपने अथॉरिटीज़, मतलब जो भी इनके गार्जियन है, और ये सिंपल टास्क कर लेते हैं पर उसमें भी सुपरविजन चाहिए। प्रोफाउंड, मतलब इनको लाइफ सपोर्ट की ज़रूरत है और ये कुछ नहीं कर सकते, मतलब कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन किसमें साथ कॉमन होता है, डाउन सिंड्रोम में एंड फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में, ठीक है। बिहेवियरल प्रॉब्लम देखते हैं तो हमने पढ़ा ना कि अग्रेशन होता है, मैल अडेप्टिव बिहेवियर होता है, इनमें भी क्या होगा, अग्रेशन होगा, सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर होगा, हाइपर एक्टिविटी होगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं वाया कंटिजेंसी मैनेजमेंट। डिजायर्ड बिहेवियर इज रिवॉर्डेड एंड अनडिजायर्ड बिहेवियर इज पनिश्ड।
ठीक है। देन वी हैव DSM-5, वो हमने पढ़ लिया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। फिर हम आते हैं टिक सिंड्रोम में, ठीक है। टिक्स क्या होते हैं? ब्रीफ और रैपिड रिकरेंट मोटर मूवमेंट्स होते हैं। देखो ये दोनों हो सकते हैं, या तो ये मोटर होगा या फिर ये वोकल होगा। तो मोटर में रिकरेंट रैपिड मूवमेंट्स होंगे, वोकल में, वोकल टिक्स में वो बार बार बोलेगा। एंड इट इज़ इंटरनल अर्जेस, रिस्पॉन्स टू एन इंटरनल अर्जेस कि मुझे ऐसे बोलना ही है। Though often patient experiences this movement irresistible and involuntary, but they can be suppressed for a varying period of time. तो बच्चे जो हैं उनको टिक्स होंगे, पर उनको लगेगा इररेजिस्टिबल एंड इनवॉलेंट्री, पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। मोटर टिक्स आर सिंपल मोटर टिक्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक मसल ग्रुप है, सिमिलर मसल ग्रुप है, उसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जैसे आई ब्लिंकिंग हो गया, हेड जर्किंग हो गया, शोल्डर श्रगिंग हो गया, एंड फेस ग्रिमेसिंग हो गया, ठीक है। या फिर कॉम्प्लेक्स मोटर टिक्स हो सकते हैं, ठीक है, विच आर पर्पसफुल एंड कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट्स। पर्पसफुल और कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट्स मतलब जंप करना, इकोप्रेक्सिया, मतलब पर्पसफुल है, उसका कोई मीनिंग है, और वो कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट्स है। अब वो अपनी आंखें या फिर शोल्डर श्रग नहीं कर रहा, वो कंपाउंड मतलब कॉम्प्लेक्स मोटर एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल जंपिंग। इकोप्रेक्सिया मतलब जो भी उसको ऑब्जर्वेशन मिल रही है तो वो उसको रिपीट कर रहा है। कॉप्रोप्रैक्सिया मतलब ऑब्सीन जेस्चर्स दिखा रहा है वो। सिमिलरली वोकल टिक्स होता है। वोकल टिक्स में क्या होगा? सिंपल हो सकता है, जैसे कफिंग, थ्रोट क्लियरिंग, ग्रंटिंग। एंड कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है? इकोलेलिया। इकोलेलिया मतलब जो एग्जामिनर है उसके वर्ड्स को रिपीट करना। कॉप्रोलेलिया मतलब कहीं से तुमने ऑब्सीन वर्ड सुने या फ्रेजेस सुने, उसको रिपीट करना। देन वी हैव टॉरेट सिंड्रोम, इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ टिक डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें क्या होता है? दे आर मल्टीपल मोटर टिक्स एंड 1 or 2 वोकल टिक्स। अब क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कोमॉर्बिडिटी विद टॉरेट सिंड्रोम? दैट इज ADHD, ठीक है। और क्या हो सकता है? OCD हो सकता है बच्चे को, या फिर डिप्रेशन हो सकता है। द ऑनसेट इज यूजुअली बिटवीन 4 to 6 years, पीक्स एज 10 to 12 years, एंड हाफ ऑफ द चिल्ड्रन दे इम्प्रूव, रिमिशन हो जाता है उनमें टॉरेट सिंड्रोम का। एंड इट इज़ मोर कॉमन इन मेल्स दैन फीमेल्स, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हम दोनों देंगे, बिहेवियरल थेरेपी भी देंगे एंड फार्माकोथेरेपी भी देंगे। बिहेवियरल थेरेपी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। इसमें हम क्या करते हैं? हैबिट रिवर्सल। हैबिट रिवर्सल में क्या होगा कि पेशेंट को जब भी लगता है कि उसको टिक्स आने वाले हैं, हम बोलेंगे कि वो कोशिश करो कि तुम उन टिक्स को कंट्रोल करो, और उस समय तुम स्लो रिदमिक ब्रीदिंग करो। तो हमने क्या किया कि जब भी उसको इम्पल्स आएगा, मतलब जब भी उसको लगेगा कि मुझे टिक्स आने वाले हैं, तो वो टिक्स को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल करने के बजाय अब वो स्लो रिदमिक ब्रीदिंग करेगा, मतलब वो इम्पल्स सेटिस्फाई तो करेगा पर दूसरे तरीके से, दैट इज़ नॉट इन द रिपीटेटिंग वे, ठीक है, इंस्टेड ऑफ टिक्स। तो टिक्स की जगह कुछ और करेगा जब भी उसको ऐसा लगेगा कि उसको टिक्स आने वाला है। अदर बिहेवियरल प्रॉब्लम कैन बी यूज्ड इन एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, ये भी यूज़ कर सकते हैं। इन फार्माकोथेरेपी नॉरएड्रेनर्जिक ड्रग्स agents like clonidine, guanfacine are first line agents due to better profile, ठीक है। हम रिस्पेरिडोन ये सब भी दे सकते हैं, पर इनके हाई साइड इफेक्ट्स है, जैसे हेलोपेरिडोल, पाइजिपिमोजाइड, ये दे सकते हैं टॉरेट सिंड्रोम में, पर इनके सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स है, तो हम क्लोनिडिन और गुआनाफिसिन भी प्रेफर करते हैं।